हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार प्रकृति में उपलब्ध आर्गन के मोलर द्रव्यमानों की गणना के लिए निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। हमें समस्थानिक दे रखे हैं, समस्थानिक मोलर द्रव्यमान दे रखे हैं और उसकी प्रचुरता दे रखी है। तो हमें क्या क्या आंकड़े दे रखे हैं? आर्गन का 36, 38 और 40। तो आर्गन के 36, आर्गन के 38 और आर्गन के जो 40 तीन समस्थानिक हैं, इनके हमें परमाणु द्रव्यमान और प्रतिशतता दे रखी है। परमाणु द्रव्यमान पहले का है 35.96755, 35.96755 ग्राम पर मोल। ये हमारे को नहीं, पर मोल दिया है, पर मोल। सेकंड हमें क्या दे रखा है? 37.96272, 37.96272 पर मोल। ये इनका द्रव्यमान दे रखा, मोलर द्रव्यमान। और तीसरा दे रखा 39.9624, 39.9624 ये है ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल में है, ये दे रखिए। और साथ में इनकी प्रति मात्रा कितनी है, प्रतिशत मात्रा वातावरण में, वो भी दे रखिए 0.337%। दूसरे की दी है 0.063%। और तीसरे की हमें दी है 99.600%। अब देखिए सबसे अधिक मात्रा किसकी है? अब देख रहे हो सबसे लास्ट वाले की 99 से भी ज्यादा है। तो इनका जो एवरेज निकलेगा वो इतने के ही बराबर निकलेगा। सूत्र हम जानते हैं, सूत्र आपको मैंने बताया था, जो औसत द्रव्यमान होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज वैल्यू होती है एटॉमिक मास की, वो बराबर होती है A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 के बराबर होती है 8/100। अब इसमें देखें तो ये सब चीजें जो दे रखी है, ये है A वाली टेबल, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। और ये जो दे रखी है ये है X वाली टेबल, यानी कि X1 है, X2 है, X3 है। तो कैसे निकाल लेंगे औसत वैल्यू? जरूर निकालें तो A1 का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, यहां से लिखते हैं 3596755 मल्टीप्लाई, इसकी मात्रा कितनी है 0.337 प्लस दूसरे की कितनी है 37.96272, इसकी मात्रा कितनी है 0.063। तीसरे की कितनी है? यह है 39.9624 मल्टीप्लाई मात्रा कितनी 99.600, ये आ गई। तो अब हम ये देखते हैं कि इनको भाग कितने से देना है? 100 से भाग देना है। तो जब 100 से भाग देंगे तो जो एवरेज मान आपका कैलकुलेट होकर के आएगा वो आएगा 39.9477 ग्राम पर मोल। हमने कहा था जो सबसे लास्ट वाला है उसी के नियर अबाउट आएगा, तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा इतना मान आ जाएगा। यानी कि ये इसका क्या है? औसत परमाणु द्रव्यमान है, किसका है? ऑर्गन का। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। इसके अनुसार निम्नलिखित में से प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है 1.33, क्या ज्ञात करनी है? परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना है हमें इस प्रश्न में। फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट में कह रहा है ये 52 मोल आर्गन, 52 मोल आर्गन। सेकेंड में कह रहा है 52 UHE, 52 UHE। और थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है 52 GHE, 52 GHE हीलियम। इनमें तीनों में ज्ञात करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला परमाणुओं की संख्या। तो पहले पार्ट में देखिए 52 मोल आर्गन का क्या अर्थ हुआ? आपको आर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता तो भी आप सीधे जानते हैं 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23। 1 मोल में आर्गन में इतने परमाणु होंगे, तो 52 मोल में कितने होंगे? 52 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? चूंकि 1 मोल आर्गन में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 6.022 गुणा 10⁻23 इतनी हो जाएगी। तो 52 मोल में
52 मोल आर्गन में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी 52 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। इतने परमाणु होंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट देखें, 52UHE, तो 52UHE में ये U क्या है? ये जो U होता है इसे कहते हैं एकीकृत द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में यूनिफाइड मास कहते हैं, जिसे हम AMU भी कहते हैं। तो हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान आता है वो हमारा AMU या U में ही होता है। और आप जानते हैं हीलियम का संकेत क्या होता है, ये होता है 2He4। तो लिखते हैं, चूंकि हीलियम परमाणु का द्रव्यमान, एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान लिख लेते हैं यहां, एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यहां पर 4 है तो लिखेंगे 4U। तो अब इसको रिवर्स करके लिखेंगे, 4U द्रव्यमान में हीलियम परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी है, 1। तो 1U द्रव्यमान में हीलियम परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1/4। तो हमें कितने दिए, 52U दिए हैं, तो 52U द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या बराबर 52 और बटे हमारा क्या आ जाएगा 4। तो 4 से काटेंगे, तेरे चको 52, तो 13 परमाणु आ जाएंगे। इसका अर्थ है कि 52U हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। अगला देखें थर्ड पार्ट कहता है 52GHE। क्या है 52GHE, ये हमें ग्राम में मात्रा दे रखी है। इसमें मोलों का मान निकालना काफी आसान है, हम सीधे सूत्र जानते हैं, क्योंकि ये होता है n बराबर, मोलों की संख्या n बराबर होती है m/m0। तो वैल्यू रख लेंगे, n का मान तो हमें मोलों की संख्या पहले निकाल लेंगे, n बराबर m का मान कितना है 52 ग्राम में, और MO मोलर द्रव्यमान कितना होता है हीलियम का, अभी हमने बताया था 4 है, तो 4 से कर दें 13 चौको 52, यानी कि कितने आ गए मोलों की संख्या 13 मोल। अब फिर ये प्रश्न पहले वाला बन गया, तो लिखेंगे 1 मोल हीलियम में परमाणु बराबर 6.022 गुणा 10⁻23। 1 मोल में इतने हैं, तो 13 मोल में हीलियम में परमाणु कितने हो जाएंगे, 13 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतने ही क्या हो जाएंगे परमाणुओं की संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। इस प्रश्न से आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि मोल का एक वास्तविक अर्थ क्या होता है, यू का वास्तविक अर्थ क्या होता है, और जी से आप क्या समझते हैं। यदि किसी तत्व को ग्राम में दिया है, उसको यूनिफाइड मास में दिया है या उसको मोल में दिया है, तो उसके वास्तविक अर्थ क्या है। इस प्रश्न से आपको यह जानकारी जरूर मिलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक वेल्डिंग ईंधन गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हैं। इसके नमूने की कुछ मात्रा ऑक्सीजन से जलाने पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा 0.690 ग्राम जल के अतिरिक्त कोई उत्पाद नहीं बनता। इस गैस के 10 लीटर एसटीपी पर मापित आयतन का भार 11.69 ग्राम पाया गया। इसका मूलानुपाती सूत्र, अणु द्रव्यमान और अणु सूत्र की गणना कीजिए। 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो क्या क्या हमें दिया है, वेल्डिंग ईंधन गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, पर हमें यह नहीं पता है कि कितनी कार्बन और कितनी हाइड्रोजन। तो हम यहां पर सिर्फ लिख रहे हैं C और साथ में लिख रहे हैं H। इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा है, एक बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा उसने कहा H2O बन रही है। 2 चीजें बन रही है। तो यदि इस समीकरण को हम साथ में एक डाटा और लिख लेते हैं इसमें, कि स्टार्टिंग में इसने कहा है कि ऑक्सीजन को से जलाने पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये कितनी मिली 3.38 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। और जल वाष्प कितनी मिली 0.690 ग्राम ये मिली। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है सबसे पहले। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम इस समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। तो संतुलित करने के लिए हमने कहा, मान लेते हैं जो कार्बन थे उसके हमने X परमाणु ले लिए और हाइड्रोजन के ले लिए Y परमाणु।
तो अब इस समीकरण को संतुलित करें तो कार्बन के x परमाणु हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन CO2 है, तो x परमाणु के लिए यहां x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां आपने x से मल्टीप्लाई कर दी तो कार्बन के हमारे पूरे हो गए। अब यहां देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं y, और यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन के मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि केवल y थे तो इसलिए केवल y/2 से गुणा कर देते हैं। तो y/2 गुणा 2 से 2 कट गया, क्या आ गया y, इधर भी हाइड्रोजन के y हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के y परमाणु हो गए, संतुलित हो गए। अब ऑक्सीजन को संतुलित करें तो यहां ऑक्सीजन के कितने x, यहां 2 है तो 2x ऑक्सीजन के, और यहां पर कितने हैं, यहां पर कितने हैं y/2 प्लस y/2। तो बाईं तरफ ऑक्सीजन के टोटल परमाणु क्या है 2x प्लस y/2। तो अब यहां पर कितने होने चाहिए, यहां पर कितने की मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि यहां तो पहले 2 तो पहले से 2 गुना, तो यदि हम यहां पर 1/2 और लिख दें तो यह जो संख्या होगी वो यहां पर लिख सकते हैं हम। तो यानी कि यहां पर क्या आ जाएगी, इस जगह पर क्या संख्या आ जाएगी, यह आ जाएगा 1/2। यानी इसको सॉल्व भी कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 के अंदर गुणा करें तो x प्लस y/4। तो यानी कि यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर प्लस ऑक्सीजन को थोड़ा यहां लिख रहे हैं, यहां पर आ जाएगा x प्लस y/4, x प्लस y/4। तो अब ये हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब समीकरण संतुलित का क्या लाभ हुआ, हमें पता चल गया कि इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इतने ग्राम क्या बन रही है, H2O बन रही है, यानी कि जल वाष्प बन रही है। और हम यदि x और y के मान ज्ञात कर लें तो हमारा यहां पर रखेंगे तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो जाएगा। तो x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इनके हमको द्रव्यमान भी दिए हुए हैं, तो हम लिखते हैं CO2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बटे अगला है H2O का मोलर, मोलर द्रव्यमान भी नहीं लिखते, सीधे मोलों की संख्या लिख लेते हैं। CO2 में मोलों की संख्या ऐसे लिखते हैं, तो CO2 में मोलों की संख्या और नीचे H2O में मोलों की संख्या। तो देखिए इसमें मोलों की संख्या क्या है CO2 में x, और इसमें मोलों की संख्या कितनी है y/2। इसको ऊपर ले गए तो क्या आ गया 2x/y। तो CO2 में मोलों की संख्या बटे H2 में मोलों की संख्या का अनुपात 2x/y के बराबर आ गया। और हमें यहां पर ग्राम में मान दे रखा है, और जब ग्राम में मान दिया रहता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम सूत्र जानते हैं, चूंकि हमारा सूत्र होता है मोलों की संख्या n बराबर होता है m/m0। तो सबसे पहले CO2 की बात करें तो CO2 के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर m का मान कितना है 3.38 बटे CO2 का m0 क्या होगा, CO2 का m0 यानी कि मोलर द्रव्यमान। कार्बन में परमाणुओं की संख्या होती है 12, ऑक्सीजन में होती है 16, 16 दूनी 32, क्योंकि 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, तो 16 दूनी 32, और 32 और मेरे साथ में आप 12 और जोड़ दीजिए, तो 32 और 12 कितने होंगे 44। ये हमारा क्या हो गया CO2 में आ गया। इसी प्रकार यदि हम किस में निकालें, H2O में निकालें, H2O में तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, H2O का द्रव्यमान कितना है 0.690 बटे, अब H2O में मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है तो 2 का कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 16, 16 और 2 18। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो मान निकल के आता है 0.076 निकल के आता है, इतने मोल आएगा। और इसको यदि जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.038 मोल आएगा। ये हमें पता चल गया इतने इतने मोल हैं। तो ये मान यदि यहां पर रख दूं तो क्या आ जाएगा, ये यदि मान यहां पर रखे जाए तो ये आ गया 0.076। क्यों रख रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या है, ये मैंने नंबर में लिख लिया यहां। इसी प्रकार H2O में मोलों की संख्या ये लिख ली मैंने इतनी 0.038। तो इसको इससे काटेंगे, पूरा 2 बार कट रहा है तो 2/1। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि 2x/y बराबर क्या है 2/1, 2 से 2 काट गया, यानी कि x/y क्या है 1/1 के, यानी कि निकल गया x बराबर y के। इसका अर्थ है x और y का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। यदि x और y का मान बराबर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अतः x तथा
Y का सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात ही तो हमारा मूलानुपाती सूत्र होता है। तो सरलतम अनुपात क्या होगा, 1:1। तो यानी कि CX और HY का मान क्या हो जाएगा, C1 H1 के बराबर होगा। और यही हमारा क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र। अतः मूलानुपाती सूत्र बराबर होगा C1 H1। तो अब मूलानुपाती सूत्र हमें पता चल गया। अगर हमें अणुसूत्र पता करना है तो हमें मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। तो लिखते हैं यहां पर मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान निकालना है तो C1 H1, तो कार्बन के कितने होते हैं 12 और हाइड्रोजन के कितने 1, तो कितने होंगे 13। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हमें 13 पता चल गया। तो मूलानुपाती सूत्र के बाद ये कहता है अणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो अब अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इस वाले प्रश्न में देखिए हमने इससे पहले जब चैप्टर किया था तो वहां पे इस टाइप के प्रश्न किए थे, तो उसमें सब जगह मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको प्रतिशत मात्रा दी हुई रहती थी। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर हमें डाटा दिया हुआ है, उससे निकालना है। अब हम आगे के डाटा का उपयोग करते हैं। हमें इसने आगे कहा था प्रश्न में कि कोई उत्पाद नहीं बनता इस गैस के, किस गैस के, ये कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के जो हाइड्रोकार्बन एक गैस बन रही है, इस गैस के 10 लीटर STP पर आयतन का भार 11.69 ग्राम है। तो क्या लिखेंगे, CXHY के 10 लीटर आयतन किस पर, STP पर, द्रव्यमान बराबर कितना दिया है इन्होंने 11.69 ग्राम, 11.69 ग्राम। तो अब यहां से हमें क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं सूत्र, चूंकि N यानी कि मोलों की संख्या बराबर होती है M यानी कि द्रव्यमान जो हमें दिया हुआ है, साथ में M0 मोलर द्रव्यमान जो हमें ज्ञात करना है। अब साथ ही यहां पर क्या दिया है, आयतन दिया है। तो यहां हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम बटे नीचे क्या आ जाता है 22.4 लीटर में। तो इन दोनों का यदि मान उपयोग करें तो M0 का मान हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो M0 क्या हो जाएगा, इसकी यहां गुणा कर देते हैं या सीधे मान ही रख लेते हैं। M का मान कितना है 11.69 बटे M0 ज्ञात करना है। V का मान कितना है 10, नीचे क्या आ गया 22.4। तो M0 बराबर क्या आ जाएगा, इसकी यहां गुणा कर देंगे 11.69 गुणा 22.4 बटे कितना आ गया 10। कैलकुलेट कीजिएगा, M0 का मान हमारा निकल के आएगा 26। यानी कि ये मोलर द्रव्यमान यानी कि अणु भार हमारा कितना आ गया 26। क्या लिखेंगे, ये क्या है अणु भार या अणु द्रव्यमान कह सकते हैं आप। ये 26 निकल गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है, अणु सूत्र ज्ञात करना है तीसरे स्टेप पे। तो आपको हमने बताया था चूंकि जो अणु सूत्र होता है बराबर N गुणा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र के बराबर होता है। और ये N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणुभार का मान कितना है 26, मूलानुपाती सूत्र भार हमने निकाला था कितना है 13। तो काट देंगे तो कितना आ गया 2। तो N का मान कितना आ गया 2। तो अणु सूत्र क्या हो जाएगा, अणु सूत्र बराबर 2 और मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या निकल के आया था CH। क्या लिख लेंगे CH। तो कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये निकल के, ये हमारा आ जाएगा C2H2। इसका अर्थ है जो अणु सूत्र होगा वो C2H2 के बराबर होगा, C2H2 होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है क्योंकि इसमें मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र हम ज्ञात तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राएं नहीं दे रखी हैं, दूसरे तरीके से करा है। इसलिए यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसको अच्छे से जरूर तैयार कीजिएगा और डाटा को जरा ढंग से पढ़िएगा जिससे आप इसे आसानी से समझ भी पाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार CaCO3 जलीय HCl के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया कर CaCl2 और CO2 बनाता है।
CaCO3 प्लस 2HCl, तो अभिक्रिया लिख लेते हैं CaCO3 प्लस साथ में दिया 2HCl से क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है CaCl2 CO2 और H2O, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, तीन चीजें बन रही है। अब क्या कर रहा है आगे, 0.75 HCl के 25 ml के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो हमें इसकी मात्रा ज्ञात करनी है, किसमें, ग्राम में, मात्रा मतलब ग्राम में ही होगी। और दिया क्या है 0.75 m मतलब मोलरता, इसकी हमने डाटा हमें क्या दे दिया 0.75 मोलरता का, मोलरता वाला कितना विलियन दिया है 25 ml, इसके 25 ml HCl का 25 ml है जिसकी मोलरता 0.75 है। तो इतना विलियन जब CaCO3 के साथ कंबाइंड होकर के ये बनाएगा तो इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी कि परफेक्ट मात्रा हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, सीधे सीधे बात है, पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिख लेते हैं। तो समीकरण तो हम देख रहे हैं संतुलित है, तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यानी कि ये आगे क्या आ गया 1, इसके आगे क्या है 2, इसके आगे हो गया 1, इसके आगे हो गया 1, इसके आगे हो गया 1। इसका अर्थ भी समझ लीजिए, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ संयुक्त होकर के 1 मोल CaCl2, 1 मोल CO2 और 1 मोल H2O बनाता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल से संयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले इसके हम मोलों की संख्या यदि ज्ञात कर दें तो इसके भी मोलों की संख्या हमें पता चल जाएगी, और मोलों की संख्या पता चल गई तो n बराबर m/m0 से हम m का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो करते हैं प्रश्न को, सबसे पहले इससे निकालते हैं। तो हम यहां लिखते हैं, ये मोलरता का प्रश्न है तो हम जानते हैं चूंकि मोलरता बराबर होती है n, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। इस बात को ध्यान देना है आपने। मोलरता हमें दे रखी है कितनी है 0.75, मान रख लीजिए 0.75। n विलेय कौन है HCl, इसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। विलयन का आयतन कितना दिया 25 ml, लेकिन यहाँ विलयन का आयतन कितना होना चाहिए लीटर में, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/1000 कर दें तो ये क्या आ जाएगा लीटर में आ जाएगा। ये मान यहाँ रख लेते हैं तो ये आ गया 25/1000। तो वैल्यूज रखें HN HCl, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.75 गुणा 25/1000। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो नियर अबाउट मान निकल के आएगा वो आएगा 0.01875, इतने मोल आ जाएंगे किसके NaHCl के। तो आपको पता चल गया HCl के मोलों की संख्या आ गई 0.01875 मोल। अब हमें इसके मोल ज्ञात करने, तो हम लिखते हैं इसी चीज को, हम लिखते हैं चूंकि 2 मोल HCl के लिए CaCO3 कितनी चाहिए 1 मोल, तो 1 मोल HCl के लिए CaCO3 कितनी चाहिए होंगे 1/2 मोल। तो कितना है अब इतना, तो 0.01875 HCl के लिए क्या चाहिए 1/2 गुणा, साथ में इतनी की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01875। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी मोलों में वो आएगी 0.0094, इतने मोल हमारे निकल के आ गए। तो इसके मोलों की संख्या कितनी होगी 0.0094 मोल, किसके CaCO3 के। अब आपको मोल को किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो काफी आसान है, आप जानते हैं सूत्र होता है, चूंकि स्मॉल m बराबर होता है ये होता है n बराबर होता है m/m0। तो यहां से हमें m की वैल्यू निकालनी है तो m बराबर क्या हो जाएगा n गुणा m0। तो m बराबर n का मान अभी हमने निकाल लिया, यह है 0.0094 गुणा m0 मोलर द्रव्यमान किसका CaCO3 का मोलर द्रव्यमान। तो कैसे ज्ञात करेंगे, निकाल लेते हैं यहाँ पर। मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसमें जितने परमाणु हैं उन सबका परमाणु द्रव्यमानों का योग कर लीजिए। तो कैल्शियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, ये होता है 40 प्लस, कार्बन का 1 है तो वो हो गया 12 प्लस, ऑक्सीजन के 3 है
तो 3 गुणा ऑक्सीजन के होते हैं 16। तो क्या आ गया 40 और 12 कितने हो गए 52 प्लस 16 के 3 में गुणा करेंगे क्या आ गया 48, 52 प्लस 48 यानी कि कितना आ गया 100। तो यहाँ MO का मान कितना आ गया, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा 0.94 ग्राम। तो मात्रा कितनी निकल के आ गई इसकी, हमारी इसकी मात्रा ये हमारी निकल के आ गई 0.94 ग्राम के बराबर आ गई। और यही हमें क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार प्रयोगशाला में क्लोरीन का विरचन मैग्नीज डाइऑक्साइड को जली हुई NaCl के साथ अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित समीकरण के अनुसार प्राप्त किया जाता है। समीकरण लिख लेते हैं 4HCl प्लस MnO2, यह है 4HCl प्लस MnO2 से क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 2H2O प्लस MnCl2, 2H2O प्लस MnCl2 प्लस साथ में हमारी बन रही है क्लोरीन Cl2। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5.0 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, कितने 5.0 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ HCl के कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे, इसके कितने ग्राम, यानी कि ग्राम में मात्रा, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है HCl की। तो बिल्कुल पहले वाला प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न है। हमको क्या दे दिया, MnO2 का मान दे दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिख लें। तो इसका आगे कितना है 4, इसके आगे कितना हो गया 1, इसके आगे हो गया 2, इसके आगे 1, इसके आगे भी 1। इससे क्या पता चला कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के 1 मोल को संयुक्त होने के लिए 4 मोल HCl की आवश्यकता होती है। और यहीं से हम क्या करेंगे, इसको जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व भी करेंगे। हमारे पास 5 ग्राम MnO2 है, तो देखेंगे इसमें मोलों की संख्या कितनी है। तो लिखते हैं हमारा सूत्र होता है मोलों की संख्या N बराबर होता है M/M0। तो मोलों की संख्या N बराबर, M का मान कितना दिया है 5 ग्राम, तो 5.0 ग्राम बटे M0। MnO2 का मोलर द्रव्यमान, तो क्या होगा मोलर द्रव्यमान MnO2 का, यहां पे निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, Mn का परमाणु द्रव्यमान, Mn का परमाणु द्रव्यमान होता है 55। आप ध्यान रखिएगा कि Mn का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 55। तो क्या आ जाएगा 55 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो 2 गुणा ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। तो क्या हो गया 2 गुणा 16 यानी कि हो गया 55 प्लस 16 दूनी 32। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 87, यानी कि M0 का मान कितना हो गया 87। तो इस 87 को हमने M0 निकाल लिया, यहां पर रख लेंगे। तो 5.0 में 87 का यदि भाग देंगे तो हमारी जो N की वैल्यू जो निकल के आती है मोलों की संख्या 0.057 मोल आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो यानी कि यह मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.057, इतने मोल आ गए। अब हम एक एक नियम से देखेंगे, इसके इतने मोलों के लिए इसके कितने मोल चाहिए। तो हम लिखते हैं चूंकि 1 मोल MnO2 के लिए HCl के मोल कितने होते हैं बराबर 4। तो इतने मोलों के लिए 0.057 मोल MnO2 के लिए HCl के मोल क्या हो जाएंगे 4 गुणा 0.057 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 24 4 7 28, 4 × 20 और 2 22। तो साथ में 0.028 दशमलव के बाद 3 स्थान है, इतने आ गया। तो इतने क्या आ गए मोल आ गए। तो हमें पता चल गया इसमें मोलों की संख्या कितनी हो गई, इसमें मोलों की संख्या हमारी ये होगी 0.228 मोल, 228 मोल। अब जो काम हमने यहां से करा था ग्राम को मोल में बदला था, अब यहां पर मोल को ग्राम में बदलना है। सूत्र यही वाला लगेगा हमारा। अब की बार में m ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं चूंकि n बराबर क्या होता है m/m0। तो यहां से m बराबर क्या हो जाएगा n गुणा m0। n मोलों की संख्या कितनी दी है 0.228 गुणा m0, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितने हो गए 1 और क्लोरीन के कितने होते हैं 35.5, यानी कि हो गया 36.5। तो कितना हो गया 36.5,
तो इसके 36.5 में 0.228 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8.32 ग्राम। तो इसके कितने मोलों की आवश्यकता होगी? 8.32 ग्राम। तो इसके 5 ग्राम है तो इसके कितने चाहिए होंगे? 8.32 ग्राम चाहिए होंगे। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो टोटल 36 क्वेश्चंस थे उनको हमने पूरा किया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई आपके यदि डाउट्स रह जाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है तो आप समझिए आपको ये न्यूमेरिकल काफी आसान लगेंगे। एक दो न्यूमेरिकल थोड़ा नए टाइप्स के हैं, वो हमने आपको बता दिए कि चैप्टर में कैसे आए थे, यहाँ पर कैसे आए, और जो डिफरेंट टाइप के हैं वो वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।